जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो हम लोग का जो है 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। और जैसे हम लोग जो है कंटिन्यू कर रहे थे उसी तरीके से सेम तरीके से हम लोग जो है इसको जो है अच्छी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। थ्योरी ऑफ मशीन चल रहा है हम लोग का। लगभग लगभग 500 प्लस क्वेश्चन है इसमें। थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग और थोड़ा सा मैं इसमें टाइम आप लोगों को देते हुए जा रहा हूँ। और जहां जहां जरूरत रहेगा वहां मैं बताऊंगा। और जहां फॉर्मूला वो तो डिराइव मैं उतना कर नहीं पाऊंगा, बहुत टाइम टेकिंग ले जाएगा। बाकी इसमें फिर आपका जो है बोल सकते हैं फ्रिक्शन का भी कुछ पार्ट है। और फिर आपका एसएचएम का भी पार्ट है जो मैंने मैकेनिक्स में आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो उसको थोड़ा हम लोग ना फास्ट में लेकर चलेंगे ताकि हम लोग का दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग समय बचा पाए। ओके। और तैयारी आप लोग जो है बढ़िया तरीके से करते रहिए क्योंकि वैकेंसी का बौछार है। एक सीट कम से कम पक्का कर लीजिए। उसके जो आपको करना है कीजिए। आप जो है अपने मतलब कि अपने से अपने जो अपना जो है आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, किसी पे डिपेंडेंट ना रहिए। ऐसा ना लगे कि हम जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है अभी तक इतना कुछ करने के बावजूद। ओके। आरआरबी एएलपी है, आरआरबी एनटीपीसी है आने वाली है, आरआरबी जेई आने वाली है। सेल का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ओके। और ग्रुप डी भी आने वाली है। तो बहुत सारे परीक्षाएं हैं। आरआरबी टेक्नीशियन में भी इस बार जो है आपका जो है 2400 ग्रेड पे के रिगार्डिंग आपका जो है पहली बार जो वैकेंसी इस बार आया। तो चलिए बिना कोई समय व्यतीत किए 50 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट हो गया था। 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ओके। आइए 51 नंबर पहला क्वेश्चन आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि बोला क्या है ए टाइपराइटर कंस्टिट्यूट्स ऑफ मशीन। ए टाइपराइटर कंस्टिट्यूट्स ऑफ मशीन। तो बताइए क्या टाइपराइटर एक मशीन है। हम लोग तो ऐसे जानते हैं कि टाइपराइटर एक मशीन है। क्यों है? क्योंकि हम लोग का जो है कुछ भी चीज टाइप करते हैं तो इनपुट के तौर पे देते हैं तो आउटपुट के तौर पे वो प्रिंट करके हम लोग को देते हैं। टाइपराइटर कहने का मतलब पहले के जमाना या तो अभी भी आप लोग देखिए कोर्ट के बाहर में जो सभी जो है आप वहां पे जो है आपको टाइप करते हुए दिख जाएंगे टाइपराइटर पे। ठीक। तो वो ये क्या है। लेकिन अब हम लोग अपने भाषा में देखें तो ये मशीन नहीं है। तो बोलिएगा क्या है। ये हम लोग का मैकेनिज्म कहलाता है, ये मशीन नहीं कहलाता। तो टाइपराइटर एक मैकेनिज्म है ना कि बल्कि ना कि मशीन है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का यहाँ पर फॉल्स है, नो होगा। ठीक। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग इन टर्न डिफरेंट लिंक इन अ काइनेमेटिक चेन इज नोन एज। क्वेश्चन ये सब चीज मैंने पहले ही आप लोग को बता करके रखा है कि जब हम लोग ऑब्टेन करेंगे डिफरेंट मैकेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करके तब हम लोग क्या पाएंगे, तब हम लोग पाते हैं इन्वर्जन। लेकिन जब एक लिंक को फिक्स करेंगे तो क्या पाएंगे, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। जब एक लिंक को फिक्स करेंगे तब हम लोग पाते हैं क्या, तब हम लोग पाते हैं मैकेनिज्म जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ। और जब चार लिंक जहां रहेगा उसको कहते हैं सिंपल मैकेनिज्म, जहां चार लिंक से ज्यादा रहेगा उसको कहते हैं कंपाउंड मैकेनिज्म। और स्ट्रक्चर और फ्रेम के बारे में बताया था कि एलएचएस जब ग्रेटर देन आरएचएस रहेगा, जो इक्वेशन था हम लोग का उस जो हम टेन होगा तो उस टाइम हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। और मशीन तो मैंने बताया हो पिछले वीडियो में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 53 नंबर इफ द नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म आर इक्वल टू एल, मतलब एल एल कहने का मतलब लिंक, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्जन आर इक्वल टू। अब बताइए कि जब नंबर ऑफ लिंक ही एल दिया हुआ है, नंबर ऑफ लिंक मान लेते हैं एल इक्वल टू मान लेते हैं 4 है 5 है जो भी है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है, पूछा क्या गया है अगर तो यहाँ पे पॉसिबल इन्वर्जन कितना है। तो जितना नंबर ऑफ लिंक रहेगा उतना ही तो नंबर ऑफ इन्वर्जन भी होगा। कि ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। जितना नंबर ऑफ लिंक है उतना ही नंबर ऑफ इन्वर्जन है। तो चूंकि नंबर ऑफ लिंक इन मैकेनिज्म हम लोग का एल है तो हम लोग का जो है पॉसिबल इन्वर्जन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बिना कोई निसंकोच के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड टू द डिफरेंस बिटवीन अ मशीन एंड अ स्ट्रक्चर। मशीन और स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया है। तो ऐसे मशीन और मैकेनिज्म पूछता तो चलता भी, लेकिन यहाँ पर मशीन और मैकेनिक स्ट्रक्चर पूछा। चलिए देख लेते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट हम लोग करेक्ट है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला बोला क्या कि मशीन जो है मूव करता है रिलेटिव टू वन अनदर, ठीक, वन पार्ट टू अनदर। जबकि अगर मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एक दूसरे के रिलेटिव में मूवमेंट नहीं करता है। वो स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि जैसे ब्रिज जो हम लोग बनता है वो स्ट्रक्चर ही है। ओके। तो बी नंबर क्या बोल रहा है, लिंक ऑफ मशीन में भी ट्रांजिट बोथ पावर एंड मोशन। ये तो बात सही है।
कि मशीन हम लोग क्या करता है, दोनों पावर और जो है हम लोग का मोशन दोनों ट्रांसमिट करता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर तो सिर्फ फोर्स, बात समझ गए आप लोग, यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा है पावर और मोशन, यहाँ पे फोर्स सिर्फ ट्रांसमिट कर रहा है, ये ध्यान रखना, ना ही मोशन ना ही पावर। ओके, क्या तो फोर्स। तीसरा क्या है, अ मशीन ट्रांसफॉर्म्स द अवेलेबल एनर्जी इनटू सम यूजफुल वर्क। मशीन क्या करता है, जैसे अगर मैं बात कर लूं, हम लोग अगर बात कर ले आईसी इंजन का, आईसी इंजन में क्या होता है हम लोग का जो है बोल सकते हैं रोटरी मोशन किस में कन्वर्ट होता है, तो हम लोग का रेसिप्रोकेटिंग मोशन, या तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। ओके, नहीं तो बोल सकते हैं क्या कि हम लोग का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है हम लोग का पिस्टन सिलेंडर के अंदर पिस्टन का, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग का वो कन्वर्ट हो जाता है आपका रोटरी मोशन। तभी तो हम लोग क्या है, हम लोग का व्हील जो है सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है वहां पे, तो ये यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। वेयर एज इन स्ट्रक्चर का बात करें तो इसमें कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा, ताकि उससे जो है यूजफुल वर्क करवाया जा सके। ठीक, तो चलिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। ओके, डी नंबर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हम लोग का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइए। काइनेमेटिक चेन इज नोन एज मैकेनिज्म है। अब बताइए काइनेमेटिक चेन को हम लोग मैकेनिज्म कब कहेंगे, जरा बताइए, ये काइनेमेटिक चेन को मैकेनिज्म कब कहेंगे? क्या जब एक भी लिंक फिक्स नहीं होगा तब कहेंगे, क्या जब दो लिंक फिक्स होगा तब कहेंगे, या तो नॉन ऑफ दिस तो छोड़ ही दीजिए, या वन लिंक फिक्स रहेगा तब उसको कहेंगे? तो मैंने पहले ही बोला, जो आज का जो सेकंड क्वेश्चन था उसी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब एक कोई भी काइनेमेटिक चेन में अगर हम लोग का एक चेन फिक्स रहेगा तो हम लोग मैकेनिज्म उसको कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या है डिफरेंट लिंक अगर हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग लिंक को अगर हम लोग वहां पे फिक्स करके जो हम लोग का मैकेनिज्म ऑब्टेन हो रहा है उसको हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे जो काइनेमेटिक चेन बोला है कि मैकेनिज्म कब कहलाएगा, तो कब कहलाएगा जब हम लोग का वन लिंक जो है फिक्स होगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, द इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म में सेम चीज आ गया है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया है, क्या हो जाएगा, ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन अ काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन में अलग अलग लिंक को जब हम लोग फिक्स करके हम लोग जब जो भी ऑब्टेन होगा हम लोग का मैकेनिज्म उसको हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं करना, नहीं तो यहाँ तो बहुत दिक्कत। चलिए एक बार थोड़ा उसको प्रोसीजर से बताते, नहीं तो उसमें क्या बार बार आप लोग को सेम चीज आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे चलिए बता देता हूँ। ठीक, पहले क्या है कि काइनेमेटिक चेन में कोई भी एक काइनेमेटिक चेन में आइए, कोई भी एक काइनेमेटिक चेन ले लेते हैं। काइनेमेटिक चेन में क्या हो रहा है, अगर काइनेमेटिक चेन में बोलो ओके, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि वन लिंक इज फिक्स्ड। पहले क्या किया हम लोग, वन लिंक इज फिक्स्ड, कोई काइनेमेटिक चेन में सॉरी वन लिंक इज फिक्स्ड, वन लिंक इज फिक्स्ड। तो क्या हम लोग को मिलेगा, जब एक लिंक फिक्स है तो इस केस में हम लोग को जो काइनेमेटिक चेन है जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म। ठीक, अगर इसी में अगर मैं क्या बोल दूं, इसी में अगर क्या बोल दूं कि डिफरेंट लिंक जो हम लोग फिक्स करें, जैसे यहाँ दिया ना कि इन्वर्जन किसको कहेंगे, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक। ओके, तो बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक, बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक, बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक। ओके, तो इसमें हम लोग इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म बोलिए इसको, क्योंकि ये मैकेनिज्म का पार्ट है, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ओके, और दो चीज मैं बता दे रहा हूं इसमें कि अगर जो काइनेमेटिक चेन के पास हम लोग का अगर फोर लिंक है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर काइनेमेटिक चेन हैज फोर लिंक, काइनेमेटिक चेन हैज फोर लिंक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मैकेनिज्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मैकेनिज्म। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल मैकेनिज्म। ओके, और एक चीज और क्या, अगर मोर देन फोर लिंक रहे तो, मोर देन फोर लिंक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोर देन फोर लिंक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं
कंपाउंड मैकेनिज्म, कंपाउंड मैकेनिज्म है कि नहीं। तो ये चारों चीज आप लोगों को याद रखना काइनेमेटिक चेन के रिगार्डिंग। जब एक लिंक फिक्स रहेगा तो मैकेनिज्म, जब डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करके हम लोग जो मैकेनिज्म ऑब्टेन करेंगे उसको कहते हैं इन्वर्जन। और जिसके जो काइनेमेटिक चेन है 4 लिंक रहेगा उसको सिंपल मैकेनिज्म, और जिसमें मोर देन 4 लिंक उसको कंपाउंड मैकेनिज्म। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से जो भी दिक्कत था यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा यहाँ पे बता दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Graveler's criterion for determining the degrees of freedom and of a mechanism having plane motion। Graveler's criterion का एक इक्वेशन है जिससे कि हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम डी ऑफ डिटरमाइन करते हैं, जो कि नंबर ऑफ लिंक n इंटू एन माइनस 1/2 से भी हम लोग डिटरमाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रेवलर्स क्रिटेरियन के द्वारा जो है हम लोग जो है n इक्वल टू 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j, जहाँ l जो है नंबर ऑफ लिंक है और j हम लोग क्या है तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द मैकेनिज्म फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर जब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग का जब 0 होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे तो बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट आइए 59। इन अ 4 बार चेन और क्वाड्रिक साइक्लिक चेन, 4 बार चेन बोलिए या क्वाड्रिक चेन बोलिए सेम चीज है, दोनों में 4 लिंक ही रहेगा। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि क्या चारों पेयर टर्निंग पेयर होगा, क्या 2 पेयर टर्निंग पेयर 2 पेयर स्लाइडिंग पेयर, क्या 1 पेयर टर्निंग पेयर और 3 पेयर स्लाइडिंग पेयर, या फिर क्या 3 पेयर टर्निंग पेयर 1 पेयर स्लाइडिंग पेयर। तो ये सब सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, बात समझ आप लोग। तो 4 बार चेन या फिर क्वाड्रिक साइकिल चेन में जो है हर एक पेयर जो है हम लोग का टर्निंग पेयर होता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि 4 बार चेन या फिर क्वाड्रिक चेन पूछे तो उस इसमें जो है हम लोग क्या बोला हूं मैं, इसमें जो है हर एक पेयर जो हम लोग का टर्निंग पेयर रहेगा। दैट इज फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, लेकिन वही अगर मैं बोलूं कि 2 टर्निंग पेयर और 2 स्लाइडिंग पेयर किसमें होगा बताइए। और तरह तरह का मैकेनिज्म होता है, 3 तरह का मैकेनिज्म हम लोग जनरली पढ़ते हैं। एक तो 4 बार चेन या फिर क्वाड्रिक साइकिल चेन, ये भी मैकेनिज्म है। दूसरा सिंपल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, और दूसरा हम लोग का डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो में थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म, थ्योरी ऑफ मशीन्स में। ठीक, तो एक तो हो गया 4 बार चेन या फिर क्वाड्रिक साइकिल चेन में हम लोग का जो है हर एक पेयर जो हम लोग क्या होगा टर्निंग पेयर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जो कि मॉडिफिकेशन है हम लोग का 4 बार चेन का, दैट इज सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग का एक जो है स्लाइडिंग पेयर होता है, एक जो है स्लाइडिंग पेयर और 3 टर्निंग पेयर रहता है। जैसे जो डी नंबर जो ऑप्शन है हम लोग का कि 1 इज स्लाइडिंग पेयर एंड 3 इज टर्निंग पेयर। तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, ये हम लोग कहलाता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक मैकेनिज्म। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब अगर बात करें टू आर टर्निंग पेयर एंड 2 आर स्लाइडिंग पेयर, 2 टर्निंग पेयर है और 2 स्लाइडिंग पेयर है, इस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलेंगे डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। ठीक, तो ये 3 चीजें अभी इसके रिगार्डिंग और भी बताएंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा मैकेनिज्म आता है, कि 4 बार चेन के अंतर्गत कौन सा मैकेनिज्म आएगा, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर कौन सा मैकेनिज्म आएगा, या फिर डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर कौन सा मैकेनिज्म आएगा। ठीक, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। फिर से एक बार देख ले कि 4 बार चेन में सभी पेयर जो है टर्निंग पेयर। ओके, और दूसरा अगर बात करें सिंगल स्लाइडर में केस में अगर पूछे तो 3 टर्निंग पेयर 1 स्लाइडिंग पेयर, और डबल स्लाइडर में तो दोनों बांट देंगे हम लोग, 2 स्लाइडर और 2 क्रैंक मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द मैकेनिज्म इन विच टू आर टर्निंग पेयर 2 आर स्लाइडिंग पेयर, अभी मैंने बताया। अच्छा, इसमें पूछा मैकेनिज्म, उसके अंदर जो मैकेनिज्म हम लोग प्राप्त करेंगे 2 आर टर्निंग पेयर 2 आर स्लाइडिंग पेयर, ये क्या होता है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म है ना, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म है। तो इसमें हम लोग को कौन कौन सा मैकेनिज्म इसके अंतर्गत आता है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म तो आता है, स्कॉच योक मैकेनिज्म आता है, इलेक्ट्रिकल ट्रेमल आता है, मतलब ऑल ऑफ दीज हो गया। एक और इसमें आता है
एक इसमें और आया क्या, स्कॉच योक मैकेनिज्म हो गया, इलेप्टिकल ट्रेमर हो गया, मतलब डबल स्लाइडर क्रैंकचेन के अंतर्गत आता है। तो इसमें चूंकि 2 आर टर्निंग पेयर 2 आर स्लाइडिंग पेयर पूछा है, तो डबल स्लाइडर क्रैंकचेन तो होगा ही होगा। अब इसके अंतर्गत जो आता है वो भी टू टर्निंग पेयर और 2 स्लाइडिंग पेयर होगा। तो स्कॉच योक मैकेनिज्म हो गया और इलेप्टिकल ट्रेमर हो गया। एक और बताइए क्या होता है, एक जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एक और क्या होता है। तो एक होता है हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड हैंड कपलिंग, ओल्ड हैम्स कपलिंग, ओल्ड हैम्स कपलिंग। ओके, तो ये हम लोग का ये तीसरा, ठीक, ये हम लोग का पहला, ये दूसरा और ये तीसरा डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर। और चारों का हम लोग क्या रहेगा मैकेनिज्म में, 2 टर्निंग पेयर और 2 स्लाइडिंग पेयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पेयर, इन अ कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव ईच पेयर ऑफ द 4 पेयर इज डैश पेयर। अब कपलिंग रोड लोकोमोटिव में, लोकोमोटिव कहने का मतलब लोको का इंजन में जो रहता है हम लोग का, उसमें पूछा गया है कि कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव में हर एक पेयर कैसा रहेगा। तो इसको बताने के लिए कि हर एक पेयर कैसा रहेगा, ये हम लोग को जानना पड़ेगा कि कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव ये किसके अंतर्गत आता है। 4 बार मैकेनिज्म के अंदर आता है, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म के अंदर आता है, या फिर डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के अंदर आता है। तभी तो बता पाएंगे कि सभी पेयर जो है स्लाइडिंग पेयर होगा या टर्निंग पेयर होगा या रोलिंग होगा या स्क्रू पेयर होगा। तो पहले मैं बता दूं कि जो कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव होता है ये हम लोग का 4 बार चेन या फिर क्वाड्रिक बार चेन में आता है। जैसे मैंने बोल दिया कि 4 बार चेन में आता है, तो आप लोग को पकड़ना चाहिए बात को कि जब 4 बार चेन में आता है तो हर एक जो चारों पेयर है वो कैसा होगा, तो वो हम लोग का टर्निंग पेयर कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, टर्निंग पेयर। तो इसके अंदर यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 4 बार चेन के अंदर हम लोग का कौन कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे आने वाला। चलिए देख लेते हैं 4 बार मैकेनिज्म। 4 बार मैकेनिज्म, या फिर बोल लेते हैं इसको क्या, क्वाड्रिक चेन मैकेनिज्म, या फिर क्वाड्रिक चेन जो बोलिए। ठीक, तो इसमें तो पहला हम लोग का आ गया, पहला क्या आ गया बताइए, तो पहला आ गया कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। ये पहला हो गया। दूसरा अगर बोले तो दूसरा बताइए क्या हुआ, दूसरा हम लोग आते हैं क्या हो जाएगा, बीम इंजन, बीम इंजन। ओके, तीसरा क्या हो गया, तीसरा बताइए तीसरा क्या होगा, तो तीसरा हम लोग का वाट इंडिकेटर्स मैकेनिज्म, वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। चलिए ये तो हो गया, लेकिन इसमें एक चीज और है जानना, इसमें एक चीज और जानना है, क्या जानना है वो चीज देखते हैं यहाँ पे। इसमें एक चीज और जानना है मुझे, जैसा बताने लायक है कि कपलिंग रोड लोकोमोटिव, बीम इंजन, वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, ये तो हो गया, लेकिन ये कौन सा किसके अंतर्गत जो है क्रैंक मैकेनिज्म है या फिर लीवर मैकेनिज्म या फिर क्रैंक लीवर मैकेनिज्म है, वो चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर आऊं बीम इंजन, बीम इंजन हम लोग क्या है, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म है, क्रैंक और लीवर दोनों का कॉम्बिनेशन का मैकेनिज्म, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। ठीक, दूसरा अगर मैं बोलूँ कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव, कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव क्या है, तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म। क्या है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। एक डबल क्रैंक मैकेनिज्म। तो बोलिए कि वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म क्या, बताइए वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म तो क्या है, तो वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म क्या हम लोग का, डबल लीवर मैकेनिज्म, डबल लीवर मैकेनिज्म। और समझ रहे हैं आप लोग। ठीक, बोले बहुत से बोल रहे हैं क्या कि बीम इंजन क्या है, वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म क्या है। ओके, तो वो लोग सेमेस्टर नहीं पढ़े हैं, इसलिए उन्हें मतलब सोच सकते हैं कि नोमेनक्लेचर अभी नहीं पता लग रहा है क्या है। तो यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, बात समझ रहे हैं आप लोग। अभी आप लोग उसके लिए आप लोग थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, उसमें डिटेल में नहीं जा सकता, नहीं तो एक एक डेढ़ घंटा कोई बता दूंगा तो ये खत्म नहीं होने वाला, बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 62 Whitworth tube return motion mechanism consists of 3 turning pair and 1 sliding pair। Whitworth tube return motion mechanism, पहले तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। QRMM जिसे हम लोग जानते हैं, Whitworth QRMM।
क्यूब रिटर्न मोशन मैकेनिज्म सभी लोग जानते हैं। तो व्हिटवर्थ क्यूब रिटर्न मोशन मैकेनिज्म क्या होता है, तीन टर्निंग पेयर एक स्लाइडिंग पेयर, जो कि तीन टर्निंग पेयर एक स्लाइडिंग पेयर किसे मैंने बताया था, तो तीन टर्निंग पेयर एक स्लाइडिंग पेयर मैंने बताया था सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। तो ये तो खैर यहाँ पे करेक्ट है, ये जो है हम लोग का स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी देख लेते हैं क्या कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में कौन कौन सा वहां पे मैकेनिज्म यहाँ पे आता है। ठीक, चलिए यहीं पे मैं बताता हूँ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ओके। तो अगर मैं बोलूं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, पहला तो यही लिख देते हैं व्हिटवर्थ QRMM क्यूब रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ओके। दूसरा बताइए, दूसरा ये जो कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, ये मॉडिफिकेशन है 4 बार चेन का, जैसे मैंने आपको पहले बोल रहा, और उसमें क्या है तीन टर्निंग पेयर और एक स्लाइडिंग पेयर। दूसरा हम लोग का ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन लिख लीजिए, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, ठीक। तीसरा बताइए, पहला हो गया व्हिटवर्थ QRM, दूसरा हम लोग का ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, तीसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, तो तीसरा लिख लीजिए यहाँ पर रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन, रोटरी आईसी इंजन में लिख देता हूँ, रोटरी आईसी इंजन। एक चीज और है यहाँ पे कि पूछता है क्वेश्चन क्या कि रोटरी आईसी इंजन में कितना सिलेंडर होता है, तो याद रखिएगा 7 सिलेंडर होते हैं। कितने सिलेंडर होते हैं, 7 सिलेंडर होते हैं, 7 सिलेंडर होता है रोटरी आईसी इंजन में। तीसरा क्या होगा, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, चारों का एक और होता है इसमें, व्हिटवर्थ में QRMM, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन और रोटरी आईसी इंजन, क्रैंक एंड स्लॉटेड हो गया आपका। एक होता है आपका बुल इंजन, पेंडुलम पेंडुलम पंप लिख लीजिए, पेंडुलम पंप, ओके। क्या गया, पेंडुलम पंप, या फिर इसी को बोल सकते हैं बुल इंजन, जो मैं बोल रहा था ना, बुल इंजन इसी को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो तीनों चीज का मैंने बता दिया, 4 बार चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 63 नंबर देखिए, इन सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, अब तो बताने का जरूरत नहीं, पूरा आप लोग को मैंने बता दिया, तो आप लोग जरा बताइए कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में, तो बोलिएगा बहुत इजी है, 3 टर्निंग पेयर होता है 1 स्लाइडिंग पेयर होता है। ठीक, नेक्स्ट आइए, द मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्निंग पेयर एंड 1 स्लाइडिंग पेयर इज कॉल्ड, सेम क्वेश्चन, 3 टर्निंग पेयर और 1 स्लाइडिंग पेयर हम लोग क्या था, तो हम लोग का सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म था, उसके अंतर्गत ये तो आता ही है, व्हिटवर्थ QRMM आ गया, और क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्यूब रिटर्न मोशन मैकेनिज्म हो गया, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ ए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का यहाँ पर इन्वर्जन पूछा गया है, तो मैंने बताया पेंडुलम पंप होता है, रोटरी आईसी इंजन होता है, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन होता है, मतलब डी नंबर हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, डी नंबर ऑल ऑफ दी एबव, है कि नहीं, तीनों हम लोग को होता है। A point on a connecting link excluding end point of a double slider crank mechanism traces are, अभी ये क्वेश्चन बताइए क्या होता है, कि बोल रहा है क्या कि एक पॉइंट जो है कनेक्टिंग लिंक से, लेकिन हम लोग का एंड पॉइंट को छोड़ करके किसमें, तो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में वो कैसा ट्रेस करता है, मतलब कैसा पाथ बनाता है, स्ट्रेट लाइन पाथ बनाएगा, हाइपरबोलिक बनाता है, पैराबोलिक बनाता है, या फिर इलिप्टिकल बनाता है। तो याद रखिएगा डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म में जो पाथ बनेगा हमेशा कैसा बनेगा, तो इलिप्टिकल बनेगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, द व्हिटवर्थ QRMM इज फॉर्म्ड इन अ स्लाइडर क्रैंक चेन व्हेन द, बोल रहा है क्या कि हम लोग जो है व्हिटवर्थ क्यूब रिटर्न मोशन मैकेनिज्म हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, किसको फिक्स करेंगे, या कपलर को फिक्स करें, क्या स्लाइडर को फिक्स करें, या लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करें, या फिर स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स करें। तो जब कपलर लिंक को हम लोग फिक्स करते हैं ना, तो हम लोग को व्हिटवर्थ क्यूब रिटर्न मोशन मैकेनिज्म यहाँ पे मिलता है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। स्कॉच योक मैकेनिज्म क्या जनरेट करता है, तो साइन फंक्शन जनरेट करता है। ठीक, नेक्स्ट आइए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ द डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। डबल स्लाइडर क्रैंक का बताइए इन्वर्जन क्या क्या मैंने बताया। तो ओल्डहम कपलिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल ट्रेमर हो गया और स्कोचियोक मैकेनिज्म हो गया, जो तीनों यहाँ पे दिया हुआ है। 70 नंबर, विट्सबर्ग ट्यूब रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज एन इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। आप बताइए, यहाँ पे बोला क्या विट्सबर्ग जो है हम लोग का डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन है क्या? तो मैंने बताया क्या डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का मैकेनिज्म है क्या विट्सबर्ग क्यूआरएमएम? नहीं, विट्सबर्ग क्यूआरएमएम डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का मैकेनिज्म है। ओके, डबल तो बोल ही रहा, सिंगल स्लाइडर का मैकेनिज्म। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। अगर यहाँ पर सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म रहता तो वो यहाँ पे करेक्ट होता स्टेटमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। और रोटरी इंटरनल कंबशन, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कितना होता है, तो 7 सिलेंडर होता है। कितना होता है? 7 सिलेंडर होता है। पूरे सर्कल में रोटरी सिलेंडर कंबशन इंजन रहता है, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन। अब बॉडी इज सेट टू वाइब्रेट विद सिंपल, देखिए अब यहाँ से क्या एसएचएम का क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से स्टैंड मटेरियल में पढ़ा और फिर मैकेनिक्स में पढ़ा था। ठीक, जो नहीं देखे हैं वो बहुत बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, एसएचएम का वीडियो देख लीजिएगा और मैकेनिक्स का। अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग इसको निकालेंगे। अभी 20-30 क्वेश्चन लगातार होगा, लगभग 100 क्वेश्चन तक, तो इसमें क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करें। और फिर क्या इसके बाद ना कुछ 20-25 क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग क्या आता है, फ्रिक्शन का चालू हो जाएगा, तो उसमें हम लोग समय नहीं बर्बाद करेंगे। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। SHM, a body is said to vibrate with SHM if its acceleration is proportional to the distance from the mean position, तो करेक्ट है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। मैच द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन जो पहले ला छूट गया था, इसमें सीक्वेंस से थोड़ा सा हट गया था, RS में जो भी है। चलिए देखते हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब पिस्टन एंड सिलेंडर कंस्टिट्यूटर, अब पिस्टन सिलेंडर कंस्टिट्यूट क्या करता है, मैकेनिज्म स्लाइडिंग पेयर, लोअर पेयर, हायर पेयर, तो स्लाइडिंग पेयर हो जाएगा, स्लाइड ही तो करता है। द टूथ गियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टूथ गियर एग्जाम्पल किसका है, लोअर पेयर की हायर पेयर बताइए। टूथ गियर, टूथ जब हम लोग का टच होता है तो क्या होगा, पॉइंट टच होता है या फिर लाइन कॉन्टेक्ट बोल सकते हैं, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हायर पेयर। ठीक, और टाइपराइटर कंस्टिट्यूटर बताया मैंने कि टाइपराइटर क्या है हम लोग का मैकेनिज्म है ना कि मशीन है, तो ये हो जाएगा ए नंबर। एक बच गया, ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर इज एन एग्जांपल ऑफ लोअर पेयर। क्यों लोअर पेयर, क्योंकि हम लोग का सरफेस कांटेक्ट होता है, इतना है। चलिए कोई बात। 74 एसएचएम कंटिन्यू कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद एसएचएम इज डैश एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे हम लोग का वेलोसिटी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे हम लोग का वेलोसिटी मैक्सिमम। अगर यही बोलता एक्सीलरेशन मीन पोजीशन पे तो जीरो, बात समझ रहे हैं, और यही बोलता वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम पोजीशन तो हम लोग का जीरो। ठीक, नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, तो करेक्ट है हम लोग का। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन फ्रॉम मीन पोजीशन से क्या होता है, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। और मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम हम लोग का आर हो सकता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, इसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड में हम लोग कितना नंबर ऑफ साइकिल वो हम लोग का कवर किया, उसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। The amplitude of vibration is always dash the radius of the circle, अभी मैंने बताया amplitude of vibration हमेशा क्या होगा, equal to radius of the circle का होगा। 78 the time taken by a particle for one complete oscillation is known as periodic time, तो correct है। periodic time that is TP से denote करते हैं, क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, ये periodic time होता है। अगर बोले इसी का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, that is ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक, तो ये सब चीजें फॉर्मूला आपको कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा ऐसे टेम्परेचर। पीरियडिक टाइम 2 पाई बाय ओमेगा, बिना कोई निसंदेह। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पीरियडिक टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्ट ऑफ पीरियडिक टाइम और फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा, क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा होता है। इसका कितना होता है, ओमेगा बाय 2 पाई। ये कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये नहीं जीरो मार दिया, बहुत क्या करते हैं जीरो तुरंत फट से मार देंगे, तो क्या कैंसिल किया है ना, तो 1 बचेगा ना, एक एक से कटा है हमेशा, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद एसएचएम इज डैश एट द मीन पोजीशन, जैसा कि मैंने बोला वेलोसिटी अगर पूछे मीन पोजीशन पे तो मैक्सिमम, अगर एक्सीलरेशन पूछे मीन पोजीशन पे तो जीरो। बोलिए कैसे, अभी थोड़ा देर में आएगा, वो भी बता देंगे। ये चलिए इसी में बता दूंगा। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग विद एसएचएम एट एनी इंस्टेंट, तो वेलोसिटी जो भी हम लोग देते हैं हम लोग का एसएचएम के रिगार्डिंग, वो क्या होता है, दैट इज ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इसका, ये बी नंबर करेक्ट
रखे हैं इसके रिगार्डिंग। चलिए यहाँ पे बताते हैं कि मीन पोजीशन पे क्यों मैक्सिमम हो रहा है और हम लोग का एक्सट्रीम पोजीशन पे क्यों हम लोग का जीरो हो रहा है। अगर मान के बात करते हैं कि हम लोग का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ले लो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा आर हो जाएगा। कहने का मतलब ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। क्या समझ रहे? अगर मैं यही बोलूं कि एम्पलीट्यूड जहां जीरो, अगर मैं कह लूं एम्पलीट्यूड जीरो मीन पोजीशन पे, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ये मिनिमम जो कि जीरो बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट आइए। The acceleration of a moving the acceleration of a particle moving with SHM at any instant के लिए एक्सेलरेशन हम लोग कितना, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा, ये इसके लिए तो ये करेक्ट है। अब अगर मैं x इक्वल टू आर ले लूँ तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो गया। और मिनिमम क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ मिनिमम क्या हो जाएगा, तो जब x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, टोटल जीरो हो जाएगा, तो एक्स मिनिमम एक्सेलरेशन जीरो, मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, ये सब चीज ध्यान देना है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैक्सिमम वेलोसिटी थोड़ा देर पहले मैंने निकाल के बताया, देखिए ओमेगा आर आया था, ये देखिए यही तो था मैक्सिमम, मिनिमम तो जीरो आता है हम लोग का। ठीक, नेक्स्ट आइए। व्हेन पार्टिकल मूव्स round the circumference of a circle of radius r with omega rad per second, then its maximum acceleration is omega square r, जो कि कुछ देर पहले मैंने बताया, यहाँ पर ये बताया मैक्सिमम क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, चलिए तो ये हम लोग का राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। वन एंड ऑफ ए हेलिकल स्प्रिंग इज फिक्स्ड while the other end carries the load W which moves with the simple harmonic motion, the frequency of motion of is given by, बोल रहा है क्या, एक हेलिकल स्प्रिंग क्या है, एक तरफ से फिक्स कर दिया गया है और एक तरफ क्या है, लोड डब्ल्यू लगा दिया है। मतलब कह सकते हैं इस तरीके से हम लोग का ये स्प्रिंग है और ये लोड डब्ल्यू है। ओके, तो इस कंडीशन में हम लोग का फ्रीक्वेंसी पूछा है कि एन इक्वल टू क्या होगा इस हेलिकल स्प्रिंग के लिए। जब भी फ्रीक्वेंसी पूछे या फिर टाइम पीरियड पूछे, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा याद, जैसे हम लोग जानते हैं क्या कि टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। कहने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी में हमेशा नीचे आएगा 2 पाई, तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो, बचा दो ही चीज बच रहा है हम लोग का, या तो बी होगा या तो डी होगा। बात समझ रहे हैं आप? अगर कंफ्यूज करते हैं तो, अगर जिनको याद है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और याद रहना चाहिए, इजी है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। और उसके बाद क्योंकि हम लोग का क्या है, हम लोग का जो लेंथ है ना, वो हम लोग का नीचे रहेगा, डेल्टा डिफ्लेक्शन वही लेंथ हम लोग का, जो ये बोलिए इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है स्प्रिंग में, वो है डेल्टा डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। तो ये हम लोग करेक्ट हुआ, बी नंबर, ये मेरे। ठीक, नेक्स्ट आइए। The acceleration of the particle moving with a SHM is inversely proportional to the displacement of the particle from the mean position। इसमें दो ऑप्शन है, ये क्या है, ये यस है और ये क्या है, ये नो है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है ये देख लेते हैं। एक्सेलरेशन पूछा गया है, एक्सेलरेशन अल्फा से दर्शाते हैं। ठीक, ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद SHM इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट आइए। पीरियडिक टाइम यहाँ पे पूछा, तो पीरियडिक टाइम जैसे मैंने बोला ये 2 पाई वाला ही होगा, ये 2 पाई वाला होगा, यही दोनों में से होगा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। और क्या बोला मैंने कि पीरियडिक टाइम में लेंथ ऊपर होगा हम लोग का और फ्रीक्वेंसी में लेंथ नीचे, एक याद रखे, दूसरा ऑटोमेटिक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, इसमें बहुत लोग मार खाते हैं जब ये तैयारी, ये जो है ना, मुझे लगता है जो जब मैं आरआरबी एएलपी का तैयारी करता था तो उस टाइम भी मैं बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया हूँ। तो उस टाइम क्या होता था कि बेसिक साइंस उसमें ऐड हुआ था, उसी टाइम 2018 में, 2018 वाला से ऐड हुआ है। और इस बार भी है हम लोग जो वैकेंसी निकला 2024 में, इसमें बेसिक साइंस है, जीके लगभग वो हटा ही दिया गया है। तो इसमें क्या होता था, उसमें हम लोग का एसएचएम पढ़ना था। तो क्या है, यहाँ पे बोलता था क्या कि लेंथ अगर हम लोग डबल करना है पीरियड को, तो यहाँ क्या करता था, डबल मार देता था सर, नहीं तो हाफ मारता था। 4 गुना तो कोई सोचता ही नहीं था भाई साहब। 4 जो मतलब मैं बोल रहा हूँ, जो जनरल स्टूडेंट के बच्चे हैं जो आईटीआई किए हुए हैं, वो लोग के बारे में बता रहा हूँ। ओके, तो वो लोग तो सोचते नहीं थे कि क्वाड्रपल्ड होगा, मतलब 4 गुना होगा, लेकिन होता 4 गुना। क्यों होता है, अभी हम लोग ने देखा कि टाइम पीरियड इक्वल टू क्या, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
एल अपॉन जी होता है कि नहीं, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। क्योंकि अंडर रूट में है तो ये 4 गुना यहाँ पे करेंगे तभी तो हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का 4l अपॉन जी करेंगे तभी तो क्या होगा कि टीपी इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तभी तो ये क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है इसका। हम लोग को डबल करना है, टाइम पीरियड डबल करना है। ओके, ये इसलिए चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आइए 90 नंबर। When a rigid body is suspended vertically and it oscillates with a small amplitude under the action of the force of gravity, the body is known as compound pendulum. Next आइए 91 द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। देखिए कितना बड़ा बड़ा लिखा, तुरंत में मिनटों में आप लोग छाट सकते हैं। आप अगर आपको ध्यान में नहीं है, फ्रीक्वेंसी पूछा तो ये 2 पाई नहीं होगा, ये 2 पाई नहीं होगा, 1/2 पाई 1/2 पाई हो सकता है। लेंथ मैंने बोला था नीचे रहेगा, यहाँ पर लेंथ ऊपर है तो ये भी नहीं होगा, ये हम लोग करेक्ट। सी नंबर 1/2 पाई अंडर रूट जी एच इंटू अपॉन के जी स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन है, प्लस एच स्क्वायर। इक्विवेलेंट लेंथ, जो इक्विवेलेंट लेंथ यहाँ पर है यही वाला है इक्विवेलेंट लेंथ हम लोग का, ये ठीक, ये तो ये हम लोग का इक्विवेलेंट लेंथ। ठीक, नेक्स्ट आइए सेंटर ऑफ फ्रिक्शन इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड इज एट डिस्टेंस इक्वल टू। अब बोल रहा है सेंटर ऑफ फ्रिक्शन हमेशा जो है क्या होता है, बिलो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो वो कितने के बराबर होता है, दैट इज हम लोग के स्क्वायर जी अपॉन एच, दैट के स्क्वायर जी अपॉन एच के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट आइए द फ्रीक्वेंसी है पूछा, तो फ्रीक्वेंसी याद रखें, फ्रीक्वेंसी हम लोग का नीचे होता है 2 पाई, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। लेंथ नीचे रहेगा, ये नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ऑसिलेटिंग ऑसिलेशन पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन टॉर्सनल पेंडुलम के लिए। ठीक, नेक्स्ट आइए द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बोला है क्या कि जो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है किस पे डिपेंड करता है, क्या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो करेक्ट बात है, वही दोनों पे हम लोग का जो है डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट आइए which of the following स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे बोला गया है। चलिए नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट हम लोग का सही है, तो चारों स्टेटमेंट देख के जाएंगे, थोड़ा एसएचएम का हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। पहले फोर्थ में बोला है क्या कि यहाँ पे बोला क्या गया फोर्थ में, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद एसएचएम इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। अभी मैंने थोड़ा देर पहले क्या बोला था कि एक्सेलरेशन हम लोग का मैक्सिमम कहाँ होगा, एक्सेलरेशन हम लोग का मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे नहीं, तो ये हम लोग गलत, या तो बोल सकते हैं मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन हम लोग का 0 होगा। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग विद एसएचएम इज 0 एट द मीन पोजीशन। अब वेलोसिटी मीन पोजीशन पे हम लोग का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है 0 दे दिया, जस्ट दोनों अपोजिट दे दिया। बी नंबर क्या, द पीरियड टाइम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद एसएचएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी, जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है एंगुलर। अभी हम लोगों ने देखा ना टीपी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये गलत है। अब चूंकि जो फर्स्ट नंबर सही है वो भी देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है हम लोग का, द पीरियडिक टाइम ऑफ पार्टिकल मूविंग विद एसएचएम इज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन। पीरियडिक टाइम क्या है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना समय लगा हुआ है, लगाया गया है, वही हम लोग क्या है, वही हम लोग का पीरियडिक टाइम टीपी। 97 the periodic time of a compound pendulum is that when the distance between the point of suspension and the center of gravity is equal to the radius of gyration of the body about its center of gravity। तो ये क्या होता है, मिनिमम होता है। पीरियडिक टाइम हम लोग कंपाउंड पेंडुलम में मिनिमम होता है कब, जब सेंटर ऑफ सस्पेंशन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग का इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। ठीक, नेक्स्ट आइए इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, लैग बाय 90 डिग्री। लैग बाय 90 डिग्री कहने का मतलब है 90 डिग्री से पीछे रह जाता है, आगे नहीं हो पाता है। ठीक, नेक्स्ट आइए 99 द मिनिमम पीरियडिक टाइम ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम। मिनिमम पीरियडिक टाइम क्यों पूछा, तो हम लोग का 1/2 पाई 1/2 पाई नहीं होगा, ये 2 पाई और 2 पाई नहीं कोई होगा। लेकिन अब क्या है, दोनों लेंथ हम लोग का ऊपर है, रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग का ऊपर है, तो इसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि 2 पाई अंडर रूट रेडियस ऑफ गायरेशन बाय जी होता है। ठीक, 2 पाई अंडर रूट 2 kg अपॉन जी होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, कुछ चीज आप लोग को वहां पे आई 100 नंबर क्वेश्चन, the distance between the center of suspension and the center of फ्रिक्शन is equal to the equivalent length of simple pendulum, तो करेक्ट है हम लोग का।
जो डिस्टेंस होता है हम लोग का सेंटर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ जो हम पॉइंट ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ फ्रिक्शन का जो हम लोग का दोनों का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो लेंथ के इक्विवेलेंट लेंथ का सिंपल पेंडुलम का इक्विवेलेंट लेंथ का होता है। ठीक, 100 क्वेश्चन हो गया, मतलब 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो हुआ है। थोड़ा हम लोग का एसएचएम जल्दी हो गया तो 15-20 क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, 15-20 क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जरा हम लोग ओपन कर लेते हैं 100 नंबर 101 से। चलिए, द सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ फ्रिक्शन आर नॉट इंटरचेंजेबल। चूंकि दोनों इक्वल है तो क्यों नहीं इंटरचेंजेबल होगा, इंटरचेंजेबल कर सकते हैं, हम लोग के ऊपर है, तो ये हम लोग का इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, नेक्स्ट है when the body is suspended at the point of suspension, its period time and frequency will be dash as compared to the body suspended at the point of friction। तो सस्पेंशन के टाइम में हम लोग का सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइफ्लेयर सस्पेंशन मेथड इज यूज्ड टू, बाइफ्लेयर मेथड सस्पेंशन यहाँ पे अब क्या आप लोग सोचिए कि यहाँ एसएचएम है तो कुछ टाइम पीरियड या फिर ऑसिलेशन निकालने या फिर टाइम पीरियड या फिर आपका फ्रीक्वेंसी निकालने काम में लाते हैं, लेकिन बाइफ्लेयर सस्पेंशन मेथड जो हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के काम में आता है। ठीक, ऐसा नहीं कि प्रिडिक्ट टाइम फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर एक्शन रहे, हम लोग क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के काम में आता है। चलिए 104 नंबर का टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर मैकेनिज्म के लिए जब n नंबर ऑफ, जैसे मैंने बताया था n into n minus 1/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इससे आप निकाल सकते हैं, सेम चीज है। According to Kennedy's theorem, if three bodies move relative to each other, their instantaneous center will lie on। अब देखिए इंस्टेंटेनियस सेंटर के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंस्टेंटेनियस सेंटर आपका टॉम में थ्योरी ऑफ मशीन्स में। इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या है ना, सभी चीजों के लिए चेंज होता रहता है। अगर मान लेते हैं सर्कल का मैं बात करूं तो सर्कल का सेंटर हम लोग जानते हैं क्या होता है, जहां दो डायमीटर कट करेगा वहां उसका सेंटर मान लेते हैं। और अगर मैं बोलूं इसका क्या होता है तो जहां इसका जो है सेंटर, जहां इसका जो है मीडियन कट करता है। अगर मैं बोलूं स्क्वायर का तो जहां हम लोग का डायगोनल कट करता है, मतलब एक समझाने के तरीके में मैं बोल रहा हूँ। तो इसका तो हम लोग को पता रहता है, लेकिन अब अलग अलग मैकेनिज्म अलग अलग इन्वर्जन में उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर पता करने के लिए जो कोई मतलब आयरेगुलर बॉडी का इंस्टेंटेनियस सेंटर पता करने के लिए थोड़ा पे मुश्किल हो जाती है बात। तो क्या होता है वो मैकेनिज्म या फिर इन्वर्जन पे जैसा है उसके रिगार्डिंग वहां पे चेंजेज होता है। इंस्टेंटेनियस सेंटर 3 तरह का इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला केनेडीज थ्योरम के रिगार्डिंग, अगर 3 बॉडी रिलेटिवली मूव कर रहा है एक दूसरे से तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ होगा, वो स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, सेम क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर इज करेक्ट, तो तीनों करेक्ट है ना, तीनों हम लोग का इंस्टेंटेनियस सेंटर के रिगार्डिंग 6-7 पॉइंट है, ये तो 3 पॉइंट ही दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या क्या है। A rigid link rotates instantaneously relative to another link at the instantaneous center for the configuration of the machine mechanism considered। बोल रहा है क्या कि अगर कोई रिजिड लिंक हम लोग का रोटेट कर रहा है इंस्टेंटेनियसली, अगर मतलब दूसरे लिंक के रिगार्डिंग हम लोग का रिजिड लिंक कोई भी एक रोटेट कर रहा है तो उसमें क्या होगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर जो कंसिडर किया था मैकेनिज्म का, मैकेनिज्म का क्या कंसिडर किया जाएगा, तो जिसके रिगार्डिंग वो लिंक मूव कर रिजिड लिंक उसको इंस्टेंटेनियस सेंटर कंसिडर किया जाएगा। बी नंबर क्या बोला, जब दो लिंक हम लोग का क्या करेगा, एक लीनियर, जब दो लिंक का लीनियर वेलोसिटी नहीं होगा एक दूसरे के अंतर्गत तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर वो होगा। ठीक, द वेलोसिटी ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर रिलेटिव टू एनी थर्ड रिजिड लिंक। अब थर्ड रिजिड लिंक में क्या होता है कि वो हम लोग का क्या होगा, सेम रहेगा वेदर द इंस्टेंटेनियस सेंटर इज रिगार्डेड एज पॉइंट ऑन द फर्स्ट रिजिड लिंक, या तो फर्स्ट रिजिड लिंक पे हो या तो सेकंड रिजिड लिंक पे हो, हम लोग का सेम होगा अगर तीसरा अगर रिजिड लिंक लेते हैं तो। ठीक, ये सब और भी बहुत सारा पॉइंट है इंस्टेंटेनियस सेंटर के रिगार्डिंग। आपका आर.एस. खुरमी का जो स्टार्टिंग में थ्योरी दिया उसमें भी दिया हुआ, नहीं तो फिर आप कोई बुक आप लेकर के इंस्टेंटेनियस सेंटर के रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हैं। The magnitude of velocity of the point on a rigid link, magnitude of velocity of the, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का चुकी है, 1-2 क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर का जो डिस्टेंस है उसका और परपेंडिकुलर जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इंस्टेंटेनियस सेंटर का उसका। ठीक, नेक्स्ट आइए, कोई मैकेनिज्म में फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ दोज व्हिच
बोल रहा है कोई मैकेनिज्म में, अब यहाँ पे क्या है, तीन तरीके का जो मैंने बोला आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है। एक होता है फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर, दूसरा आपका परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर, और तीसरा नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो तीनों देख लेते हैं। फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर में क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर सभी जगह सेम रहता है, रिमेन इन द सेम, सॉरी मतलब सेम प्लेस पे रहता है कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैकेनिज्म के लिए फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर। ठीक, अगर बोले वेरी विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैकेनिज्म, अगर बोले वेरी विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैकेनिज्म, तो ये नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट है, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट और नॉर परमानेंट। ठीक, लेकिन अगर मैं बोलूं मैकेनिज्म तो मूव कर रहा है लेकिन ज्वाइंट उसका परमानेंट है, मैकेनिज्म तो मूव कर रहा है लेकिन उसका ज्वाइंट परमानेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर। ये क्या हो जाएगा, तो परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर। तीनों देख लीजिए, इसी में आ गया। पहला लॉ है फिक्स, जहां की हम लोग का इंस्टेंटेनियस सेंटर सभी जगह सेम रहता है सभी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैकेनिज्म के लिए। दूसरा क्या होगा कि वेरी करेगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैकेनिज्म के साथ, वो हम लोग का नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट। और तीसरा क्या होगा, परमानेंट, ये तो मैकेनिज्म हम लोग का मूव करता है लेकिन उसका ज्वाइंट जो हम लोग का फिक्स रहता है। ठीक, नेक्स्ट है, चलिए 109 नंबर 10 125 तक कंप्लीट कर लेते हैं। द इंस्टेंटेनियस सेंटर विच मूव्स एज द मैकेनिज्म मूव्स बट ज्वाइंट्स आर ऑफ परमानेंट नेचर। जब ज्वाइंट्स आर ऑफ परमानेंट नेचर तो करेक्ट है कि वो परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा हम लोग का। ठीक, नेक्स्ट आइए, द इंस्टेंटेनियस सेंटर विच वेरी विद द कॉन्फ़िगरेशन, जब वेरी कर रहा है तो नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट। When two links are connected by a pin joint, their instantaneous center lies। अब पिन ज्वाइंट पे जब बोल रहा है तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर हमेशा कहाँ होगा, तो पिन पे ही होगा। ठीक, the two links are said to have a pure rolling contact when the instantaneous center are dash on their point of contact। तो दो लिंक हम लोग का प्योर रोलिंग कॉन्टेक्ट तब हम लोग कहते हैं जब उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे लाई करेगा। कहने का मतलब है ये दो रोलिंग कॉन्टेक्ट है, रोलिंग कॉन्टेक्ट है यहाँ पे, सॉरी ये तो हम लोग का पॉइंट कॉन्टेक्ट हो गया। अगर मैं बोलूं रोलिंग कॉन्टेक्ट इस तरह से इसके ऊपर रोल कर रहा है तो इसका हम लोग का इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ लाई करेगा, जहां पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट आइए, व्हेन अ स्लाइडर मूव्स ऑन अ फिक्स्ड लिंक हैविंग डैश देयर इंस्टेंटेनियस सेंटर लाइज एट इंफिनिटी। अब स्लाइडर मूव कर रहा है फिक्स्ड लिंक पे तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ लाई करेगा, क्योंकि इंफिनिटी बोल रहा है इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर लाई करेगा तो वो स्ट्रेट सरफेस में ही होगा, तभी उसका इंफिनिटी लाई करेगा। बात समझ रहे हैं, इंफिनिटी में ही इंस्टेंटेनियस सेंटर, स्ट्रेट लाइन में ही उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोग नहीं निकाल सकते, इंफिनिटी पता नहीं लग पाता। व्हेन अ स्लाइडर मूव्स ऑन अ फिक्स्ड लिंक हैविंग कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस के लिए उसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए 115 नंबर 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अ स्लाइडर मूविंग ऑन अ फिक्स्ड लिंक हैविंग कांस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर will have its instantaneous center at the center of circle। तो कोई भी स्लाइडर मूव कर रहा है फिक्स्ड लिंक पे कांस्टेंट रेडियस कर्वेचर पे, कहने का मतलब सर्कल है, उसका हम लोग का रेडियस उसका कांस्टेंट हम लोग को पता है, तो उसका सेंटर, उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ लाई करेगा, तो हम लोग का सेंटर ऑफ सर्कल पे। ठीक, नेक्स्ट आइए, सेम क्वेश्चन 116, the instantaneous center of a rigid thin disk rolling on a plane rigid surface is located। तो ये अभी हम लोग क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इंस्टेंटेनियस सेंटर, वो एक थिन डिस्क रोल कर रहा है, थिन रिजिड थिन डिस्क क्या कर रहा है हम लोग का, कहाँ लोकेटेड है, रिजिड सरफेस पे लोकेटेड है, तो जहां दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहीं पे हम लोग का इंस्टेंटेनियस सेंटर उसका लाई करेगा। नेक्स्ट आइए, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इन अ रिजिड लिंक ए बी इज। यहाँ से क्या कुछ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कुछ हम लोग का पार्ट चालू होगा, मुझे लगता है यहाँ तक रहने देते, थोड़ा सा यहाँ से टॉपिक चेंज हो गया है ना। नेक्स्ट वीडियो से यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा खासा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर दिया, क्योंकि एसएचएम था तो उधर थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया। ओके, इसके बाद भी क्या वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बाद हम लोग का फ्रिक्शन चालू होता है, वो भी हम लोग कंटिन्यू, तीसरा वीडियो भी थोड़ा हम लोग ज्यादा खींचेंगे। ओके, तो आज के लिए रहने देते हैं 66 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर दिया, बहुत ज्यादा है। ठीक, और अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैंने बताया, ये भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन ही मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर रुक गया, इसको थोड़ा डायग्राम से बताना पड़ेगा मुझे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो भी मैं बार बार बोलता हूँ, जिन्हें भी मॉक टेस्ट लगाना, आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी,
कोई या फिर कोई भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी किन्हीं के कोई भी मतलब बच्चा भी है 1 से 10th क्लास या 12th क्लास या फिर यूपीएससी का भी क्यों नहीं, तो मेरे वेबसाइट 2pif.in पर जाकर के लगा सकते हैं। 2pif.in पर जाकर के, है ना, लॉगिन कीजिए। ये आपका जो है कंप्यूटर और लैपटॉप सभी में हो जाएगा। और प्ले स्टोर पे मैंने जो है आपके लिए एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करा दिया 2pif के नाम से। ओके, रीजनेबल लेफ्ट रेट पर और बहुत ही बढ़िया बढ़िया सेट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आप लोग के लिए वहां पे प्रोवाइड कराया गया है। और बाकी पढ़ाई करते रहिए आप लोग बढ़िया तरीके से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।